1947 में जब दोनों ही देश आजाद हुए तो ये अपने अपने भविष्य को लेकर कई तरह की आशाओं को रखते थे। दोनों के लोग जो थे उस वक्त एक ही थे, जो सैकड़ों सालों से एक साथ रह रहे थे, जिन पर 200 साल तक तकरीबन ब्रिटिश हुकूमत ने शोषण भी किया। लेकिन 1947 में जब ये दोनों अलग अलग होते हैं और अलग अलग रास्ते चुनते हैं तो अब इसको 76 साल हो गए। जहां एक देश था वहां आज 3 देश है। और आज हम और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि 76 साल बाद भारत पाकिस्तान किस तरह से बदल गया, भारत कहां पर स्टैंड करता है तो पाकिस्तान आज कहां पर है, और उससे बड़ी बात यह कि कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से आज दोनों देश अलग अलग परिस्थितियों में खड़े हुए। अब अगर आपको यह समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि विभाजन में किसको क्या मिला। पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडिया की लगभग 18% आबादी मिलती है और 23% एरिया मिलता है, जबकि आप भारत की बात करेंगे तो आबादी का हिस्सा 82% भारत के हिस्से में आया और एरिया वाइज ये 77% है। हालांकि जो नेट सोन एरिया था, यानी कि ऐसा इलाका जहां पर साल भर में कम से कम एक बार फसल उगाई जाती है, उसका केवल 16% हिस्सा पाकिस्तान के पास गया, जबकि भारत के पास ये 84% आ जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, पाकिस्तान के पास इलाके भले कम गए हों, लेकिन पाकिस्तान के पास वो इलाके ज्यादा थे जो काफी फर्टाइल थे, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी काफी ज्यादा बेहतर थी। अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो भारत की इसमें बल्ले बल्ले रही। पाकिस्तान को केवल 9% इंडस्ट्रीज मिली, भारत को 91% इंडस्ट्रीज मिली। 93% इंडस्ट्रियल वर्कर भारत के पास आए। जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी जैसे जूट की इंडस्ट्री हो, पेपर की, आयरन की, स्टील की, ये सब भारत को मिली। और बाकी की इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन की, टेक्सटाइल की, शुगर की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, मैच, सोप, ग्लास, केमिकल, वुलन या स्किल मिल्स, इनका भी ज्यादातर हिस्सा भारत को। अगर आपको मोटा मोटा समझाएं तो अनडिवाइडेड इंडिया यानी ब्रिटिश साम्राज्य की 921 इंडस्ट्रियल यूनिट में पाकिस्तान के हिस्से केवल 34 इंडस्ट्रियल यूनिट आते हैं। हालांकि इंडस्ट्रीज के सामने भी अलग अलग दिक्कतें थी, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान का 70% जूट जो था वो कलकत्ता की जूट मिलों में जाता था। सिंध और वेस्ट पंजाब में उगने वाला कॉटन जो था वो बॉम्बे, कानपुर, अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल में जाता था। और ईस्ट पाकिस्तान के जंगलों से जो बैम्बू निकलता था वो कलकत्ता की पेपर मिल में जाता था। लेकिन पार्टीशन के बाद रॉ मटेरियल पाकिस्तान के पास रह गया और जो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज थी वो भारत के पास चली गई। इस रॉ मटेरियल के बदले जो इलाके अब पाकिस्तान में गए थे उनको कंज्यूमर गुड्स यानी कि शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील प्रोडक्ट, लेदर गुड, पेपर, सिगरेट और कोयला मिलता था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो उसकी वजह से जो सामानों का आदान प्रदान यहां से वहां आसानी से होता था, ये फ्री फ्लो बंद हो गया। पाकिस्तान के इलाकों में सामान की इसके बाद किल्लत हो गई और भारत के लिए इंडस्ट्री का जो एक बड़ा बाजार था वो चला जाता है। अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो पार्टीशन से पहले बैंकिंग सिस्टम में ज्यादातर हिंदू हुआ करते थे, यहां तक कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में भी हिंदू बैंकर हुआ करता था। विभाजन से पहले ज्यादातर बैंकों ने अपने हेड ऑफिस इंडियन पंजाब और दिल्ली में शिफ्ट कर दिए। हम आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 81 शेड्यूल बैंक्स में से केवल 2 बैंक मिले थे और 3460 बैंक ब्रांचों में से केवल 576 ब्रांचें पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। इसके साथ ही फाइनेंशियल एग्रीमेंट यह भी हुआ था कि अनडिवाइडेड इंडिया पर जो भी लायबिलिटीज थी उस दौर की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुकाती और इसके बदले पाकिस्तान 300 करोड़ रुपए देता। यह तय किया गया था कि 1952 से शुरू होकर अगले 50 सालों तक यह पैसा पाकिस्तान बराबर किश्तों में चुकाता रहेगा। हालांकि साल 1952 आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच में तल्खियां, लड़ाइयां, झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यह एग्रीमेंट जो था ये धरा का धरा रह जाता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का भी बंटवारा होना था। आरबीआई को सितंबर 1948 तक भारत और पाकिस्तान दोनों के सेंट्रल बैंकर के तौर पर काम करना था। पार्टीशन के वक्त की बात की जाए तो अनडिवाइडेड इंडिया का जो कैश बैलेंस था वो 400 करोड़ के आसपास था और इस 400 करोड़ में यह तय किया गया कि पाकिस्तान को इसमें से 75 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। अगस्त 15, 1947 को इसमें से 20 करोड़ ऐसे थे जो पाकिस्तान को वर्किंग बैलेंस के तौर पर दे दिए गए थे और इसके बाद जो बाकी के 55 करोड़ बचे थे वो आगे चलकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज बने। इसको लेकर काफी विवाद, काफी बवाल हुआ और ये माना जाता है कि इसके बाद ही भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। आरबीआई गवर्नर ने साल 1947 के अंत में भारत सरकार से कहा था कि इस पैसे को पाकिस्तान को देना है।
इसके जवाब में भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार का फिलहाल पाकिस्तान को यह पैसा देने का कोई भी प्लान नहीं। पंडित नेहरू और सरदार पटेल का यह मानना था कि अगर भारत ने अभी इस वक्त ये पैसा पाकिस्तान को दे दिया तो पाकिस्तान इन पैसों से हथियार खरीद लेगा और फिर इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ वो कश्मीर में करेगा। सरदार पटेल ने जनवरी 1948 में यह कहा था कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में तमाम ऐसे मसले जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं यानी विवादास्पद इश्यूज हैं वो सेटल्ड नहीं हो जाते, पूरी तरह समाप्त नहीं होते, तब तक भारत सरकार ये पैसा नहीं देती। हालांकि बाद में गांधी जी की एंट्री होती है और इस मामले में जब वो दखल देते हैं तो भारत की सरकार की तरफ से ये पैसा पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा बंटवारा जो था उस दौर में फौज का था। दरअसल उस दौर में ब्रिटिश इंडिया में लगभग 4 लाख फौजी थे, जिनमें से 1 लाख फौजी पाकिस्तान के हिस्से जाते हैं और 2,60,000 फौजी भारत को मिल जाते हैं। यानी पाकिस्तान को लगभग 34% हिस्सा और भारत को 66% हिस्सा मिल जाता है। अब बात करते हैं संविधान भाषा को लेकर। बंटवारा होने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए हैं। भारत की लीडरशिप जाती है 58 साल के पंडित नेहरू के हाथ में, जबकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो जाती है 70 साल के मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में। अपने जमाने के ये दोनों नामी वकील थे, दोनों ही इंग्लैंड में पढ़े हुए थे। इन दोनों की लोकतंत्र की अलग अलग समझ थी और दोनों के पास अपने अपने देश को लेकर अलग अलग विजन था। अपनी आजादी को प्राप्त करने के 3 साल के अंदर भारत की तरफ से एक ऐसा संविधान लिखा गया जो उदार था, लोकतांत्रिक था। 2 साल बाद पहले चुनाव भी होते हैं जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव को करवाया गया और सभी एडल्ट्स को इसमें वोट करने का अधिकार भी दिया गया। हम आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दें कि भारत का संविधान 26 जनवरी साल 1950 को बनकर लागू हुआ था और ये ब्रिटिश राज के समय का जो सिस्टम था उसका एक सुधारा हुआ अपडेटेड वर्जन था। संविधान में भारत ने सरकारों की शक्तियों को बढ़ाया और फिर सभी को वोट डालने का भी हक दिया। उधर पाकिस्तान को अपना पहला संविधान लिखने में 9 साल लगे। पाकिस्तान ने भारत की तरह ब्रिटिश सिस्टम को पूरी तरह से नहीं अपनाया। इसकी वजह थी पाकिस्तान की जियोग्राफी। दरअसल पाकिस्तान के जो मुख्य हिस्से थे उनमें से एक बड़ा हिस्सा बंगाल का था। ये अंग्रेजों के पास सबसे पहले आया और यहां पर लोकल सरकार का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। लेकिन पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा था वो था पंजाब का। पंजाब ब्रिटिश के पास 1849 में सबसे आखिर में आया और पंजाब पर काबू करना ब्रिटिश के लिए काफी मुश्किल था। इसके लिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल फौज में भर्ती के लिए ब्रिटिश आर्मी जो है वो मार्शल रेशेस का कॉन्सेप्ट लाती है। इसके मुताबिक कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें फौज में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी और इनमें से 2 लोगों को पंजाब से आने वाले मुस्लिम जॉट और NWFP के पठान जो थे इनको प्राथमिकता दी। अब इसका अंदाजा प्राथमिकता का ऐसे लगाइए कि 1947 में पाकिस्तान की फौज में 77% लोग ऐसे थे जो पंजाबी थे और 19.5% लोग पठान थे, जबकि जनसंख्या के हिसाब से पंजाबी आबादी सिर्फ 25% और पठान की आबादी जो थी वो केवल 8%। इसी वजह से पंजाब और NWPF यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो पॉलिटिकल कल्चर था वो लोकतांत्रिक तरीके से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। असल में पाकिस्तान में बंगाली मेजॉरिटी हमेशा में थी और 1991 में जो पाकिस्तान की जनगणना होती है तो पाकिस्तान के 55% लोग बंगाली पाए जाते हैं। इसके बाद पंजाबी, फिर सिंधी, पठान, मुहाजिर और बलूची लोग थे। पाकिस्तान में जो सत्ता थी दरअसल वो मुहाजिरों के हाथ में गई। अब अगर आप नहीं जानते कि मुहाजिर क्या होता है तो हम आपको आसान शब्दों में समझा दें कि मुहाजिर वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के मूल निवासी नहीं थे बल्कि बंटवारे के वक्त इस पार से यानी भारत से पाकिस्तान में चले गए थे। जिन्ना चाहते थे कि जो नया देश बने उसमें लोगों का एक क्लियर कैरेक्टर। दरअसल जिन्ना को ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में धर्म के आधार पर तो एकता है, लेकिन जब बात भाषा की आती है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। जिन्ना की सोच थी कि देश अगर एक है तो फिर भाषा भी एक होनी चाहिए। उस वक्त जिन्ना ने यह सोचा कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा हो जानी चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि उर्दू ज्यादातर पाकिस्तान में वो लोग बोलते थे जो 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए थे, जिनको हम मुहाजिर कहते हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी में इनकी संख्या बहुत कम थी और इसीलिए अपने आप में एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि जो बंगाली आबादी यानी तकरीबन 55% आबादी थी वो अपनी भाषा से बहुत ज्यादा जुड़ाव समझते थे। पाकिस्तान में बंगाली ये चाहते थे कि लोकतांत्रिक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि कलकत्ता प्रोविंस में लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले आई थी और इस बात की वो पूरी तरह से आदी हो चुके थे।
लेकिन सारा पॉलिटिकल कंट्रोल मुहाजिरों के पास था, जो जिन्ना के साथ भारत से पाकिस्तान चला गया, जो कराची में रहते थे। और आर्मी जो है वो पंजाबियों के कंट्रोल में थी। पाकिस्तान के ज्यादातर लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में पावर थी वो पाकिस्तान के दूसरे छोर वेस्ट पाकिस्तान में। और इसी वजह से वेस्ट पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें हर आदमी को वोट करने का पाकिस्तान के अंदर अधिकार मिल जाए। पाकिस्तान की संविधान सभा में बंगाली एक तरफ हो गए, पंजाबी और मुहाजिरों का दूसरा गठबंधन बना। पाकिस्तान के उस दौर के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, जो कि मुहाजिर थे, उन्होंने सितंबर 1950 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान दिया, जिसको बंगाली रिप्रेजेंटेटिव ने रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल बंगाली रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इस बात से नाराज थे कि उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाएगा। इसके साथ ही वहां पर जो नए इंस्टीट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटाइटीज थी, उसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को बराबर की सीट मिलेगी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या कहीं ज्यादा थी। नवंबर 1950 में लियाकत अली खान ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया और इससे पहले कि कोई नया अरेंजमेंट होता, एक पब्लिक मीटिंग में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गए और पंजाबी पठान थे, वो इंडियन सिविल सर्विस में काम करते थे। उनके गवर्नर जनरल बनने के बाद से ब्यूरोक्रेट्स की पावर जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यहीं से माना जाता है कि पंजाबियों ने उस दौर में वहां पर जो बंगाली थे और जो मुहाजिर थे उनसे कहीं ज्यादा सत्ता वहां पर हासिल कर ली, उनकी पावर कहीं ज्यादा हो। इधर भारत की बात करें तो भारत में भाषा या जाति के आधार पर यूं तो बहुत सारे ग्रुप थे। इसकी वजह से ये हुआ कि किसी एक भाषा या जाति का कंट्रोल कभी हो नहीं पाया। इसकी वजह से शायद भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम जो था वो कहीं ज्यादा मजबूत पाकिस्तान की अपेक्षा में नजर आया और आज भी ये ज्यादा मजबूत है। भारत में हिंदुओं की संख्या की बात की जाए तो ये 85% थी, लेकिन हिंदुओं में भी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। 1950 में संविधान सभा ने 15 भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाया और देश भर में लोगों को अपनी अपनी भाषाओं से क्योंकि काफी लगाव था, खासकर साउथ में, जहां पर भाषा के आधार पर लोग अपने अपने ग्रुप्स बनाने लगे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अंदर से बदलना शुरू कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज शुरू कर दिया। इसकी वजह से आगे चलकर भारत में भाषाई आधार पर कई राज्य बने और सभी को थोड़ी थोड़ी पावर मिली और किसी भी एक समुदाय या कोई भी एक व्यक्ति भारत में कभी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाया। भारत में आर्मी का पॉलिटिकल डिसीजंस में रोल जो है वो तकरीबन ना के बराबर है। इसके साथ ही भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी सेना का कोई खास रोल कभी देखने को नहीं मिला। 1975 से लेकर 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अगर हम इमरजेंसी और प्रमुख अधिकारों और स्वतंत्रताओं को हटा दें तो भारत में हमेशा डेमोक्रेसी रही और भारत एक डेमोक्रेटिक देश के तौर पर हमेशा विकसित करता रहा।